बात कर रहा है। ठीक है मेरे मित्रों, डाउन से सहल कोई बात नहीं, आपको दोबारा मैं आपको बता देता हूं। जो आपका टॉपिक है आज, अशोक के अभिलेख चल रहा है। आवाज आ गई होगी? ठीक है, अब आ गए हो। उस समय सेल नहीं थे, सर ने भी ध्यान नहीं किया, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, डाउन थे बिल्कुल, सेल जीरो थे। ठीक है, आवाज अब देखिए, आवाज आई नहीं आई, थंबनेल कर दें। आ गई? नीतू सिंह जी ने कह दिया आ गई। ठीक है, तो मेरे मित्रों, आज जो आपका टॉपिक है, आज जो आपका टॉपिक है वो अशोक के अभिलेख पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें से आपको ऐसा प्रत्येक एग्जाम जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के माध्यम से लिया जाए, जो टेट लेने वाले हैं, या आपको आरपीएससी के माध्यम से लिया जाए, या राजस्थान कर्मचारी आयोग के माध्यम से लिया जाए, या एसएससी के माध्यम से सेंटर में लिया जाए, यूपीएससी के माध्यम से, एमपीएससी जो भी है, पीसीएस के जितने एग्जाम में अभिलेख 100% आता है। इसलिए इस टॉपिक को हम लेके चल रहे हैं, जो आपकी लगभग 2 क्लासेस इसमें चलेंगे, एक आज और एक कल। इसलिए नियमित आपको ये टॉपिक सुनना है, समझना है, और आपको प्रत्येक कहते हैं ये लाइनें आपको लिखनी है। ठीक है, तो आगे हम बात पीछे करूंगा मैं, क्या कह रहे हो आप? ठीक है, पहले आप ध्यान से सुन लें। अशोक के अभिलेख, ठीक है, अब कहते हैं अभिलेख कहते किसे हैं। आज तो आपको क्लास की तरह ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से लिखना है। पहली बात करते हैं, अभिलेख क्या होता है। कहते हैं कि ऐसे अपने इतिहास को, अपने नित्य प्रतिक्रियाओं को, या अपने धार्मिक कार्यों को, अपने नैतिक कार्यों को किसी शिला पर लिखना, किसी चट्टान पर लिखना, किसी गुहा की दीवार पे अर्थात गुफाओं की दीवार पर लिखना, किसी स्तंभ पे लिखना, किसी धातु पे लिखना, जैसे ताम्र अभिलेख कहते हैं, और लंबे समय तक वह लिखे रहते हैं, वो अभिलेख की श्रेणी में माने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ विशेष करके हम केवल अशोक के अभिलेख लेके चलेंगे। अब जैसे प्रश्न आ जाता है, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है। जैसे एक प्रश्न आ गया, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, ये प्रश्न आपके सामने है। आपको अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, ठीक है, तो आपको 4 शब्द आएंगे और आपको डायरेक्ट करना है एपिग्राफी। क्या करना है, मेरे साथ बोलें, एपिग्राफी करना है। बस इतना संबंध रखें, बाकी आपको कोई इसकी व्याख्या करना नहीं आएगा। वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन होंगे, उन पे आपको ध्यान देना है। एक बात। अब अगला जो प्रश्न है, विशेष करके हम राजा कौन को लेके चल रहे हैं, सम्राट अशोक मौर्य को, जो मौर्य वंश का वास्तविक संस्थापक था। वास्तविक संस्थापक मौर्य वंश का अशोक मौर्य था। अब कहा जाता है, जब ये अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था और ईरान की तरफ गया, ईरान में अपने साम्राज्य का विस्तार किया, उत्तर जो उत्तरापथ था उसकी राजधानी उस समय, ठीक है, तक्षशिला बनाई थी, और उसी समय अपना प्रसार प्रचार ईरान अफगानिस्तान की ओर कर रहा था। वहाँ क्या देखता हूँ कि वहाँ का एक राजा था दारा प्रथम, जिसे कहते हैं डेरियस प्रथम भी कहते हैं, दारा प्रथम भी कहते हैं। वहाँ उसके भवनों पर, उसके महलों पर कुछ अभिलेख लिखे हुए थे, कुछ चट्टानों पर लिखे हुए थे। तो विशेष करके उसके महलों पर उसने अभिलेख देखे। उस राजा ने अपने जीवन काल के बारे में, अपनी प्रसिद्धियों के बारे में लिख रखा था। इससे बड़ा प्रभावित हुआ। अशोक ने कहा क्यों ना मैं भी अपने नैतिक सिद्धांतों को इन अभिलेखों पे, किसी धातु पे, जैसे यहाँ चट्टान पे इसने लिख रखा है, घर की दीवार पे, महल की दीवार पे लिख रखा है, क्यों ना मैं भी ऐसे लिखूं। यहीं से इसको प्रेरणा मिल गई। और इस प्रकार अशोक को प्रेरणा कहाँ से मिली। अब आपका जो प्रश्न बनेगा वह आपको समझना है क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसकी प्रेरणा से इसने भारत में अभिलेख जारी करने की प्रथा शुरू करवा दी। अब इसमें 2 प्रश्न आ गए कि भारत का पहला शासक, ठीक है, भारत का पहला या प्रथम शासक जिसने
सर्वप्रथम भारत में अवलेख जारी करवाए? ये सीधा प्रश्न बनेगा, जारी करवाए, सीधा प्रश्न आएगा। और आपको 4 ऑप्शन में 4 राजा आपको रख देगा, 4 प्रशासक, 4 शासक आपको रख देगा कि निम्न में से ऐसा कौन सा शासक है जिसने सबसे पहले भारत में अभिलेख जारी करवाए थे? तो आंसर आएगा अशोक। क्या आएगा मेरे मित्रों? अशोक आएगा। तो आज मैं ठीक है केवल आपके नाम देख पा रहा हूं, आप ध्यान से सुने। एपिग्राफी, ठीक है, अच्छा 262 ईसा पूर्व होगा। बच्चे जानते हैं क्या होगा, आंसर क्या है, मैं आपको अभी बता दूंगा। और ध्यान से पहले क्वेश्चन को सुने, ठीक है। पूरा एक अलग टॉपिक है, फिर कहानी आपकी हट जाएगी, आपको समझ में नहीं आ पाएगा। फिर मैं आपसे बातें कर लूंगा जो भी आप पूछना चाहते हो। एक तो ये क्वेश्चन बन गया। दूसरा है, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या बनता है। तो अशोक को अवलेख जारी करने की प्रथा, भाई अवलेख जारी करने की प्रथा ये रही। तो अशोक को अवलेख जारी करने की प्रथा किस से प्रेरणा मिली? अगला प्रश्न यह बनेगा कि अशोक को अवलेख जारी करने की प्रेरणा या जो मौखिक थी, शिक्षा थी, वो किस राजा से मिली थी? तो अशोक को अवलेख जारी करने की प्रथा किससे प्रेरित होकर के अशोक ने भारत में सबसे पहले अवलेख जारी करवाए? प्रेरित आ जाए, शिक्षा आ जाए, प्रेरणा आ जाए, ठीक है। अर्चना जी अभी मैं आपको बता दूंगा, पहले आप इसे सुने, ईरान के राजा से, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आप इस पे ध्यान दें, अभी मैं आपको आंसर बता दूंगा। ईरान के राजा डेरियस प्रथम से। तो ईरान का राजा डेरियस प्रथम था, जिसे हम दारा प्रथम भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके प्रश्न बनते हैं सामान्यतः क्वेश्चन पहले कि अशोक के अवलेख या अवलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? अवलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। भारत का पहला राजा जिसने सबसे पहले भारत में अवलेख जारी करवाए, आंसर अशोक मौर्य आएगा। अशोक को अवलेख जारी करने की प्रेरणा किस राजा से मिली? तो ईरान के राजा डेरियस प्रथम से मिली थी, ठीक है। एक बात मेरे मित्रों, ठीक है, ये आप ध्यान रखें, सामान्य परिचय है। तो आपको विशेष करके भारत का पहला राजा जिसने सबसे पहले अवलेख जारी करवाए वह है अशोक। अब एक क्वेश्चन आपको आराम से यदि घुमा फिरा के भी पूछे, वैसे सीधा प्रश्न है, सीधा प्रश्न पूछे कि भारत में अवलेखों का संस्थापक किसे कहते हैं? तो भारत में अवलेखों का संस्थापक किसे कहते हैं? तो भारत में अवलेखों का संस्थापक पूछा जाए तो आपको आंसर करना है अशोक मौर्य। इसी से बना है भाई, इन दोनों व्याख्या से आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो रहा है। तो ऐसे करके आपका पहला प्रश्न तैयार है, ये दूसरा प्रश्न तैयार है, ये तीसरा प्रश्न तैयार है, ये आपका चौथा प्रश्न तैयार है। एक बात, अब अशोक ने जब ईरान से लौटा, प्रभावित हुआ, अपने अवलेख लिखवाए। अब अवलेख लिखवाए थे तो कितने प्रकार के थे ये भी बात करने वाले हैं। उससे पहले जो अवलेख लिखवाए थे वो कौन सी भाषा में लिखवाए, कौन सी लिपि में लिखवाए, इस पे बच्चे कंफ्यूजन होते हैं, किताबों में स्पष्ट रूप से नहीं दे रखा है। जब पेपर यदि वाने सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है, बच्चे गलती कर जाते हैं। इनमें बच्चों का, स्टूडेंट का कोई खोट नहीं है, इनमें गाइडों का खोट है, इसमें बुक्सों का खोट है। बुक स्पष्ट रूप से नहीं देते, लिख तो देते हैं लेकिन उसमें स्पष्टीकरण नहीं बताते। जब पेपर वाला तो बहुत विशेषज्ञ होता है, एक आईएएस लेवल का होता है,
एक बहुत बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है, उससे तो एक एक क्लियर को मालूम है। राधे राधे पुष्पेन जी, संतोष जी, ठीक है, सरिता जी, आज मैं आपसे अभिवादन, आपका नाम नहीं ले पा रहा क्योंकि मुझे आज ये टॉपिक थोड़ा, और वैसे भी नॉर्मल टॉपिक है, फिर मैं आपसे बातें कर लूँगा, बातें रोज रहती हैं, सिलेक्शन की बात होगी आज, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस है आज की क्लास और कल की क्लास में से, ठीक है। अब इसने अभिलेख जारी करवाए। अब अभिलेखों की भाषा वहां बात करते हैं तो दो शब्दों की लेकर के चलेंगे। तो टॉपिक आप डाल सकते हो अशोक, और किसकी बात कर रहे हैं हम, अभिलेख। तो इस दूसरे पार्ट में इसी में हम दो चीज पढ़ने वाले हैं। एक तो है अशोक के अभिलेखों की भाषा कौन सी में थे, तो अशोक के अभिलेख कौन कौन सी भाषा में थे। एक बात, अशोक के अभिलेखों की लिपि क्या थी, ये दो टॉपिक हम पढ़ेंगे पहले। फिर हम अशोक के अभिलेखों के प्रकार पढ़ेंगे। इसके बाद प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, अभिलेख कितने प्रकार के होते हैं, इन तीन चीजों पर चर्चा करने वाले हैं सबसे पहले। तो बात करते हैं पहले अभिलेखों की भाषा पे। अशोक के अभिलेखों की भाषा बता सकता है कोई विद्यार्थी, अशोक के अभिलेख की भाषा क्या थी, अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या थी। पुष्पेन जी ने आंसर दिया प्राकृत, दीजिए, कोशिश कीजिए। अशोक के अभिलेखों की भाषा थी, अशोक के अभिलेखों की भाषा थी, ये क्वेश्चन आता है तो आपको ध्यान से लग रहा है ये सरल प्रश्न है, लेकिन इसमें बहुत छुपा हुआ है। अशोक के अभिलेखों की भाषा थी और अशोक के अभिलेखों की मुख्य भाषा थी, अंतर हो गया। मुख्य भाषा या अभिलेखों की भाषा, इसका मतलब है अशोक ने अपने अभिलेख कितनी भाषाओं में लिखवाए, तो एक नहीं थी, कितनी भाषा, 1 2 3 4, या कौन थी कौन नहीं थी, प्राकृत थी। 90% बच्चे प्राकृत आंसर देंगे, जबकि इसका आंसर प्राकृत नहीं है। और ये क्वेश्चन इसलिए सेकंड ग्रेड में दिया था, और मैंने बच्चों को, सेकंड ग्रेड वाले बच्चों को, एसएस वाले बच्चों को समझाया था, आपको लाइन यही देगा, बिल्कुल वही लाइन उसने दी, भ्रमित किया। उसने कहा अशोक के अभिलेखों की भाषा है नंबर 1 प्राकृत, नंबर 2 प्राकृत और खरोष्टी, नंबर 3 प्राकृत अरमाइक यूनानी, नंबर 4 प्राकृत खरोष्टी अरमाइक यूनानी। ये ऑप्शन आए थे पेपर में आपके, हो गया। कितना सरल प्रश्न होते हो बच्चे, गलती करके आए, क्योंकि गलती क्यों करके आए, इनमें स्पष्टीकरण नहीं था, हमने स्पष्टीकरण बताया। बच्चा कह रहे थे गुरुजी आपने बताया और हमने ये आंसर किया, मैं बहुत बढ़िया आंसर किया, आपने सही आंसर ये आएगा। नहीं, बुक्स कुछ गाइडें आ रही हैं, उससे आंसर की आ रही थी, प्राकृत बता रहे थे। मैंने चिंता मत करो, आपको आरपीसी का आंसर आने दो। जब आरपीसी का आंसर की आई तो जो 3 थी कुल भाषाएं, जो होलकर साहब ने बताई, पुष्पेन जी ने बताई, कुल भाषाएं 3 हैं, वही आंसर माना गया। तो ध्यान रखना, ये जो बच्चा मेरे से पढ़ रहा है, मेरी लाइव क्लास देख रहा है, मेरे वीडियो देख रहा है, और ये क्वेश्चन आपको रीट में पूछ लिया, आराम से क्लियर कर दोगे, ध्यान से सुनना। तो इस प्रकार अशोक के अभिलेखों की, ठीक है, अशोक के जो अभिलेखों की भाषाएं थी वो कितने प्रकार की, 3 प्रकार की, ठीक है। क्या हो गया, तो कुल भाषाएं आपको ध्यान रखना 3, कितनी, कुल भाषाएं कितनी होगी बेटा, कुल भाषाएं 3 हो गई। मेरे प्रिय मित्रों, मेरे प्रिय दोस्तों, मेरे चहेतों, मेरे गुलशन के फूलों, ध्यान से मेरे मित्रों, सभी मेरे गुलशन के फूल हैं, सभी मेरे कृष्ण के, राजा जी के प्रेमी हैं, राजा की चहेते हैं। बग्गू सिंह जी, मस्त रहो जिंदगी, टेंशन नहीं लेने का, देने का, कहते टेंशन लेने का नहीं देने का, अर्थात तुम मेहनत करोगे, टेंशन पेपर वालों को हो जाएगी कि लाला मैंने तो बढ़िया क्वेश्चन बनाई, ये तो समझने करोगे, ये तो सिलेक्शन लेगो, पड़ोसी टेंशन छोड़ा कैसे लगो फलाने को, ठीक है। तो मेरे मित्रों पढ़ो। तो भाषा कितनी हो गई, 3 हो गई। अब ये 3 भाषा कौन कौन सी,
अब तीनों भाषाएं आपको क्रम बाई क्रम से तीनों के नाम 1, 2 और 3। 3 भाषा, पहली है प्राकृत भाषा नंबर 1, नंबर 2 है यूनानी भाषा जिसे हम ग्रीक भाषा भी कहते हैं, तीसरी है अरमाइक भाषा। अरमाइक, अरमाइन नहीं, अरमाइक। अरमाइक क्या है, अरमाइन क्या है, ये आपको मैंने जब मैं ऑप्शन में आए थे ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन बताया था, जब मैंने एक क्वेश्चन बताया था आपको, सीधा प्रश्न आया था अरमाइक क्या है, यहीं से प्रश्न पूछा था। ये एक प्रश्न ये आया हुआ है, अशोक के अभिलेखों की भाषा है, तो अशोक के अभिलेखों की ये तीनों भाषाएं आंसर आएगा, प्राकृत आंसर नहीं था उसका। ठीक है, ऑप्शन में नंबर 1 पे प्राकृत था और ऑप्शन नंबर 1 पे वही रखता है जो दिमाग में बच्चे के आता है, जो दूसरे नंबर का आंसर होता है मेन आंसर पे पीछे जाता है। तो मेरे मित्रों ध्यान रखना, तो अशोक के अभिलेखों की भाषा जो थी वो 3 थी, प्राकृत, यूनानी और अरमाइक। एक बात। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, अरमाइक क्या है, खरोष्टी क्या है, प्राकृत क्या है, या तो सब कर देंगे, लेकिन खरोष्टी क्या है, खरोष्टी इसमें है ही नहीं है, भाषा ही नहीं, निम्न में से कौन सी भाषा नहीं है। अब क्वेश्चन बनेगा निम्न में से कौन सी भाषा नहीं है। ठीक है, निम्न में से कौन सी भाषा नहीं है, तो खरोष्टी को डालेगा, प्राकृत, यूनानी, अरमाइक, खरोष्टी अशोक के अभिलेखों की भाषा नहीं है। एक बात, या लिपि डाल देगा ब्राह्मी, तो ब्राह्मी तो लिपि है, भाषा थोड़ी है, देवनागरी लिपि है, भाषा नहीं है। उन्हीं शब्दों को डालेगा और तुम घर, अरे यार मुंह पे तो वो गलते हुई, ब्राह्मी तो लिपि है। इनमें से कौन सी भाषा नहीं है, प्राकृत, ब्राह्मी, यूनानी, अरमाइक, और तुम ठोके आई अरमाइक अलग चीज है यार, ये तो करे गलत। तो मित्रों आपको ध्यान रखना मेरे प्यारे मित्रों, तो याद कर लो केवल 3, प्राकृत, यूनानी और ग्रीक, अरमाइक। अरमाइक क्या एक भाषा या जाति, अरमाइक एक, ठीक है, लिपि भाषा। उस समय ऑप्शन में क्या था, ये पेपर के ऊपर होता है, उस समय अरमाइक लिपि ऑप्शन था, भाषा नहीं दे रखी थी, जाति जरूर दे रखी थी, भाषा उसमें नहीं था। तो अरमाइक क्या है, जब पूरी यदि दोनों भी दे दे, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है। क्वेश्चन बन गया, अरमाइक क्या है, लिपि, भाषा, जाति। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, अरमाइक लिपि के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है तो भाषा ही, लेकिन यदि आपको दोनों ऑप्शन आ जाते हैं, मैं ये कह रहा हूं ऑप्शन में ये भी आ जाए, ऑप्शन में ये भी आ जाए, तो आप क्या करोगे, तो ध्यान रखना जब अरमाइक के बारे में पूछे तो आपको सबसे पहले लिपि ऑप्शन में करना है। वो तो अलग बात है, क्वेश्चन डिलीट होगा या बोनस मिलेगा, आपको लिपि करना है। ऑप्शन लिपि ना हो तो आपको भाषा कर देना। तो वरीयता किसको देनी है, आपको पहले लिपि को देनी है, और दूसरे नंबर पे वरीयता किसको देनी है, अर्थात आपको आंसर ये आएगा, ऑप्शन में लिपि नहीं है, नहीं है तब आपको भाषा करनी है। ये चैप्टर छोटा सा है, लेकिन जब हम जल्दी जल्दी पढ़ जाते हैं इस क्वेश्चन को हम गलती कर जाते हैं मेरे मित्रों, इसलिए बड़ी शालीनता से बड़े प्यार से आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है पवन जी, ध्यान रखना आपके गलती नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नेक्स्ट से 4-5 लाइनें पढ़ते हैं और इसमें से क्वेश्चन ऐसे घुमाता है, बच्चे घूम जाते हैं। क्यों, कॉपी में घुमाया हुआ क्वेश्चन नहीं है, सीधे सीधे लिख देते हैं, उल्टा सीधा। हमारी जो गाइडें होती हैं, बुकें होती हैं, तो मित्रों बिल्कुल ऐसे लिख लेना, प्राकृत, यूनानी, अरमाइक। यदि अरमाइक क्या है तो आपको नंबर 1 पे ऑप्शन में ढूंढना है 1 लिपि, यदि ऑप्शन में लिपि नहीं है तब आपको भाषा ढूंढना है, और यदि दोनों दे रखे हैं तो आपको लिपि आंसर करना है। आगे समझ में, चलो ये बात हो गई। अब अगला क्वेश्चन आ गया, ठीक है, एक क्वेश्चन तो बताइए अरमाइक क्या हो गई, तो अरमाइक आपकी लिपि आंसर करना है, लिपि या भाषा में तो जो भी है। अब आपको आ जाए अशोक के अभिलेखों की मुख्य भाषा क्या थी, जो आपने शुरू में आंसर बताया ये बताया था। क्वेश्चन पूछने का तरीका देखो, मैं क्वेश्चन आपको लिख देता हूं, क्वेश्चन कैसे आएगा। अब मैं क्वेश्चन आपको दोनों लिख रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको ध्यान से प्रश्न ध्यान से पढ़ना है, जल्दी मत किया करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसी के आधार पे आंसर होता है। और क्वेश्चन जैसे 1 अशोक, ठीक है,
जैसे अशोक के अवलेखों की भाषा है, ये हो गया। ऐसा ही है, अशोक के अभिलेखों की मुख्य भाषा है। एक और प्रश्न आपको यही बता देता हूं, तीसरा साथ में ही, प्रश्न तीसरा, तीनों क्वेश्चन मैंने आपको बनाई दिए। क्वेश्चन तीसरा बनेगा, अशोक के प्रशासन की, लिख लो, या शासन की, कुछ भी आ जाए, प्रशासन की राजभाषा थी। ये 3 प्रश्न बन गए। ठीक है मेरे मित्रों, ये आपके 3 क्वेश्चन बने। अब देखो ध्यान से इनको पढ़ो, बिल्कुल कॉपी में ऐसे लिखना। अब आपको आंसर देना है यहां। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, बताइए। पहले का आंसर क्या होना चाहिए, कोशिश करें। अब मैं आपसे बातें करूंगा मेरे मित्रों। अंजू जी, पिंकी जी, नीतू जी, जग जाइए। सुषमा जी, लक्ष्मण जी, पवन जी, फटाफट जग जाइए। नंबर 1 का आंसर दीजिए, नंबर 2 का आंसर दीजिए, नंबर 3 का आंसर दीजिए। एक आगे आंसर लिखें, फिर 2 उसके आगे आंसर लिखें, 3 उसके आगे आंसर लिखें, 5 आपको 10 सेकंड दे रहा हूं। पहले का प्राकृत, दूसरे का प्राकृत, तीसरे का, नीतू जी बताइए, आंसर दें। 10 सेकंड दे रहा हूं आपको, 10 सेकंड। प्रत्येक विद्यार्थी को देना है आंसर, इनके तीनों के आंसर आपको देने हैं, ध्यान रखना मेरे मित्रों। दीजिए। दीजिए आंसर। तेरी भाषा क्या होती है बेटा, तीनों भाषाएं। अच्छा, तीनों भाषाएं, बहुत बढ़िया। पहले का आंसर तीनों भाषाएं, ठीक है। अशोक के अभिलेखों की तीनों भाषाएं, बहुत बढ़िया आंसर। नमस्ते जी, शैलेंद्र जी, हाँ जी नमस्कार। गुड़िया पचौरी जी, 2 का प्राकृत, 3 का बताइए, साथ साथ लिखते जाएं। 3 का क्या होगा, प्राकृत होगा, बहुत बढ़िया मेरे मित्रों। रजनी जी, संतोष जी, पवन जी, द्रोणाचार्य जी, अंजू जी, राहुल जी, बहुत बढ़िया। अर्चना जी, पवन जी, कृष्णा जी, बहुत बढ़िया मेरे मित्रों, सभी जुड़े। आज केवल 70% बच्चे हैं, संडे को चक्कर पड़ गया, हो गया, बीच में गैप पड़ जाता है। पुष्पेन जी, अंजू जी, योर एवरी रेडी, बहुत बढ़िया। अभी सैनी जी, बहुत बढ़िया मेरे मित्रों, फटाफट अर्थ सेंचुरी कीजिए। कृष्णा जी, पंकज जी, अर्चना जी, पवन जी, निशा जी, आंसर आपका चल रहा है। पहले का सबका देख रहा हूं, निशा जी, सरता जी, पूजा सिंह जी, पूनम सिसोदिया जी, अर्ध सेंचुरी नहीं हुआ, फटाफट लाइक करते जाओ। और राहुल शर्मा जी, आंसर 3 आप दे रहे हो, 3 का, ठीक है। आंसर दीजिए, जो देख रहा है वो भी आंसर देगा। सब देखता हूं, पर्दे के पीछे रहने दो, नहीं रहने दूंगा, आगे आना पड़ेगा। पूजा कुशवाहा जी, आंसर लिखिए। संतोष जी, तो पर्दे के पीछे जो देख रहे हैं लाइक कर दो और आ जाओ। तनु जी, आंसर दीजिए। संतोष शर्मा, हाँ जी मेरे मित्रों, मेरे चांद के टुकड़ों, मेरे कमल के फूलों, आ जाइए। पंकज जी, तुषार जी, संतोष जी, बहुत बढ़िया मेरे मित्रों। आगे बात करते हैं। देखिए अब मैं आपको बता रहा हूं अशोक के अभिलेखों की, अशोक के अभिलेखों की कितनी भाषाएं, तीनों भाषाएं। तीनों भाषाएं मैंने अभी आपको लिखी, कौन कौन सी। आंसर होगा प्राकृत, यूनानी और अरमाइक, ठीक है, बहुत बढ़िया। दूसरे का आंसर क्या है, अशोक के अभिलेखों की मुख्य भाषा,
यहाँ भाषा पूछी है, यहाँ मुख्य भाषा पूछी है। अब आंसर प्राकृत होगा, केवल केवल क्या होगा, प्राकृत होगा। अब अशोक के प्रशासन की राजभाषा या अशोक के राज्य की राजभाषा क्या थी, सरकारी भाषा क्या थी, तो सरकारी भाषा क्या थी, प्राकृत भाषा थी। पाली भाषा मत कर आना, प्राकृत भाषा, संस्कृत नहीं बेटा। विश्व की पहली भाषा संस्कृत थी। बहुत बढ़िया मेरे मित्रों, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये तीन हो गए। अब दोबारा सुनिए, मैं इन्हीं पे जोर क्यों दे रहा हूं, क्वेश्चन आता है, बच्चे गलती करते हैं, सामान्य पर्चे को गलती कर देते हैं। जैसे मैंने बताया, अशोक अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। भारत का पहला राजा जिसने सबसे पहले अभिलेख जारी करवाए वो अशोक मौर्य था। और अशोक ने ये प्रथा की प्रेरणा कहाँ से ली थी, ईरान के राजा डेरियस प्रथम से ली थी। इसलिए भारत में अभिलेखों का संस्थापक अशोक मौर्य को कहा जाता है। अशोक के अभिलेख की भाषा तीन थी, और इस प्रकार प्राकृत, यूनानी, अरमाइक, और ये मैंने आपको क्वेश्चन बताए। और आप फटाफट, क्योंकि मैं मिटाऊंगा आपको, इसका आप स्क्रीन शॉट ले सकते हो। फिर मैं मिटाने जा रहा हूं मैं आपको, क्योंकि यहां आपको लिपि बताऊंगा, ठीक है। चलो, आपको नहीं बताते, साइड में आपको कर देता हूं, मिटाने रहा मैं, साइड में आपको कर देता हूं इसको। देखिए, अब है अभिलेखों की लिपि। तो अशोक के अभिलेखों की कितनी लिपियां थी, अब कुल कितनी लिपियां थी, भाषाएं कुल कितनी थी, 1 2 3 4, 3 करना है। लिपि आ जाए, कुल लिपियां कितनी थी, 1 2 3 4, तो आपको क्या करना है, 4 करना है। लिपियां कितनी हैं, 4 हैं। लिपियां कितनी हैं, 4 आंसर करना। भाषाएं कितनी हैं, 3 आंसर करना। अब कौन कौन सी देखिए, नंबर 1, पहली कौन सी हो गई, ब्राह्मी लिपि। दूसरी कौन सी हो गई, खरोष्टी लिपि। तीसरी कौन सी हो गई, देखो भाषा में भी आ रही है यूनानी या ग्रीक लिपि या यूनानी लिपि। और नंबर 4 हो गई अरमाइक, अर्थात यूनानी अरमाइक लिपि भी और भाषा है। यदि आपको भाषा लिपि ऑप्शन में दोनों आ जाएं, तो आपको यूनानी में तो आपको भाषा करना है। देखो कितना अंतर है। यदि आ जाए यूनानी क्या थी अशोक के समय, तो आपको लिपि थी या भाषा थी, तो यूनानी आया तो भाषा करना है। अरमाइक आपको आया तो लिपि करना है, भाषा नंबर 2 पे रखना है। यह है पूछने का तरीका। यह है, आपको किताब ये नहीं कहती हो चलो चल के मुझे कर देना। अब जैसे पेपर में आ जाए, अशोक के समय या अशोक के अभिलेखों में यूनानी थी, लिपि थी कि भाषा थी, आपको फिर भाषा करना है। वो अलग बात है, पीछे क्या हो हमें क्या मतलब, हम तो हॉल में बैठे हुए हैं, हमें आंसर चाहिए, हमें अपना क्वेश्चन करके जाना है, ठीक है। तो मेरे मित्रों ध्यान रखना। और अरमाइक आ जाए तो आपको लिपि नंबर 1 पे रखना है, और नंबर 2 पे क्या रखना है, भाषा रखना है। ऑप्शन के आधार पर है कैसे क्वेश्चन पूछेगा। ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी, अरमाइक, राहुल शर्मा जी बहुत बढ़िया। एक बात, अब बात करते हैं आगे। अब आगे बात करते हैं, इसे हम देवनागरी लिपि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, देवनागरी लिपि। एक बात, दूसरी बात, जैसे अब मैं इसके बारे में थोड़ा बता रहा हूं, इसलिए मैं आपको यहां से मिटा रहा हूं, ठीक है। एक की बात कर लेते हैं पहले। अब इसमें आपको क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, वो आपको ध्यान रखना है। नंबर 1, निम्न में से किसे देवनागरी का आधुनिक रूप कहा जाता है। निम्न में से किस लिपि को देवनागरी लिपि का आदि रूप कहा जाता है। सीधा आपको क्या करना है, ब्राह्मी लिपि करना है। अब ब्राह्मी लिपि की विशेषताओं में नंबर 1 बात करते हैं। जैसे एक तो ये हो गई, नंबर दूसरी विशेषता, किधर से किधर की ओर लिखी जाती है। तो आपको देखो ट्रिक बता रहा हूं, ये क्या लिख रहा है, बा, बा से बाएं से दाईं ओर। क्या हो गई, बाएं से दाईं ओर, ऐसे याद कर लेना।
तो ब्राह्मी बाई से दाईं ओर प्रत्येक लाइन आप जो अपनी नोटबुक में लिख रहे हो वो ब्राह्मी देवनागरी लिपि लिख रहे हो। जैसे पेन मेरा सीधे हाथ में है, ये खैरा हाथ है, अब मैं आप कॉफी में लिखोगे तो ये दायां हो गया, ये बायां हो गया, तो किधर से लिखेंगे हम? इधर से तो लिख रहे हैं, बाएं से दाईं ओर। एक बात। नंबर तीसरी विशेषता, सर्वश्रेष्ठ लिपि। अशोक के अवलेखों की सर्वश्रेष्ठ लिपि, सबसे महत्वपूर्ण लिपि। महत्वपूर्ण लिपि कौन सी है? या अशोक के सर्वाधिक अवलेखों की लिपि। अशोक के सर्वाधिक अवलेखों की लिपि कौन सी है? तो आपको आंसर क्या देना है? ब्राह्मी लिपि देना है, देवनागरी। ठीक है, लेफ्ट टू राइट, बहुत बढ़िया। बाएं से दाईं ओर, बाएं से दाईं ओर, बस इतना ध्यान रख लेना। एक बात, अशोक का कोई भी अवलेख आ जाए, भारत का कोई भी अवलेख आ जाए, मैं राजस्थान में बता रहा हूं, राजस्थान का कोई भी अवलेख आ जाए और आपसे पूछे ये अवलेख कौन सी लिपि में है, ब्राह्मी कर देना। क्या कर देना? ब्राह्मी। भारत में पाए जाने वाला अशोक के शासक कोई भी राजा का अवलेख पूछे, कोई भी अवलेख आ जाए तो आप तो ब्राह्मी कर देना। राज प्रशस्ति राजस्थान में पढ़ते हैं, कुंभलगढ़ प्रशस्ति, प्रशस्ति अवलेख कछु आ जा, आपको कोई भी अवलेख आ जा और भारत का कोई भी अवलेख आ जा, आपको ब्राह्मी कर देना। ठीक है, रटने की कोई आवश्यकता नहीं, सब ब्राह्मी में। भाषा में जरूर चाहिए, कुछ प्राकृत में, कुछ संस्कृत में है, लेकिन लिपि होगी राष्ट्र लिपि। ठीक है, अनुच्छेद 343 के तहत भारतीय संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343 में संविधान सभा ने कहा, संविधान सभा ने घोषणा की कि भारत की राजकीय भाषा, भारत की अर्थात राष्ट्रीय भाषा, राजकीय भाषा हिंदी होगी। और वर्तमान आज कौन सा दिवस है? हिंदी दिवस है 14 सितंबर। और लिपि कौन सी होगी? देवनागरी, अनुच्छेद 343 के तहत। अच्छा, एक क्वेश्चन आप बता सकते हो, विश्व में सर्वाधिक, आज भाषा दिवस है, हिंदी भाषा दिवस है 14 सितंबर को, तो छोटा सा प्रश्न पूछ लेता हूं, आप बता दें तो। बोलूं? ठीक है, बोलें। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? पहले आप इसका आंसर दें। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? पवन जी, बहुत बढ़िया पवन जी। 14 सितंबर को हिंदी दिवस आज है। अब मैं कह रहा हूं, विश्व में सर्वाधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? बताइए, विश्व में सर्वाधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? आंसर दें। मंडारिन, बहुत बढ़िया। कहां, कौन से देश की है मंडारिन? कौन से देश? हिंदी नहीं बोली जाती बेटा पंकज। मंडारिन चीन देश की चीनी भाषा, चीनी भाषा जिसे मंडारिन कहते हैं, चीनी भाषा में जो मंडारिन है विश्व में सर्वाधिक बोली जाती है। मंडारिन, हिंदी नहीं बोली जाती, विश्व में सर्वाधिक मंडारिन बोली जाती है। ध्यान रखना, मैं आपको जब भाषा का टॉपिक आ गया तो मैं आपको यहां आप नोट कर सकते हो। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली पहली भाषा मंडारिन, जिसे चीनी भाषा कहते हैं। कौन सी कहते हैं? चीन की भाषा है चीनी भाषा। विश्व में सर्वाधिक, हाँ जी आपको भी धन्यवाद। अब मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं गुड़िया जी, विश्व में सर्वाधिक मंडारिन भाषा बोली जाती है, ठीक है। दूसरी भाषा कौन सी है? अब ऐसी भाषा, दूसरी भाषा कौन सी हो सर्वाधिक बोली जाती है? नहीं बता पाओगे मुझे लग रहा है, चलो ये छोड़ो। अब हिंदी भाषा का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। विश्व में हिंदी भाषा कौन से नंबर पे बोले जाने में, बोलने में, बोले जानी भाषा में, बोलने वाली भाषा में, बोले जानी भाषा में
हिंदी भाषा का कौन सा स्थान है विश्व में? पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान, बताइए। बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है। भाषा में बोलने के आधार पे हिंदी भाषा का कौन सा स्थान है विश्व में, पूरे वर्ल्ड में? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, बताइए। आज हिंदी दिवस है तो मैं आपसे पूछ लेता हूं, विश्व में जो हिंदी है वो कौन से नंबर पे आती है बोलने में? चौथे नंबर पे विजय जी ने बताया, संतोष जी ने दूसरे नंबर पे बताया, सब विद्यार्थियों को बताना है कौन से नंबर पे, बताइए। पूजा जी ने 4 बताया, निशा जी ने चौथे स्थान पे, दुराचा जी दूसरे स्थान पे, राहुल जी ने चौथे स्थान पे, नितिन दूसरे स्थान पे, सरता जी चौथे स्थान पे, गुड़िया जी चौथे स्थान पे, ओम प्रकाश जी चौथे स्थान पे, विष्णु ने दूसरा, सुषमा जी ने दूसरा, संतोष जी चौथा, रजनी राज ने दूसरा, पिंकी ने 4, पुष्पेन जी ने 2, तनु जी ने 4, विजय जी ने 4, बग्गू जी ने 4, राहुल जी ने 4, विजय जी ने 4, कृष्णा चौधरी 4, रिंकू सिंह ने 2। बहुत बढ़िया। अर्जुन जी छोड़ दिए तीर, तीसरा स्थान अर्जुन ने तीसरा नंबर छोड़ा है, पंकज सिंह ने 4 नंबर, पंकज जी ने 4 नंबर, पूजा जी ने 4 नंबर छोड़ा है, अर्जुन जी ने 2 नंबर, अभी ने 2, नीतू जी ने 2। बहुत बढ़िया। हाँ देख लो, ये है भाषा, ये है हमारे भारत की जीके। हम अपनी जीके को ध्यान से नहीं सुनते, ना पढ़ते, पढ़ रहे हैं, सबको मालूम है। शिक्षक दिवस की बधाई हो, शिक्षक दिवस की बधाई हो, ये भी कह देते हैं। हिंदी दिवस की बधाई हो, हिंदी दिवस की बधाई हो, ये भी कह देते हैं। लेकिन मेरे प्यारे मित्रों, ये तो ध्यान रखो, विश्व में जो आपकी हिंदी है बोलने के आधार पे कौन से नंबर पे आती है? बहुत बढ़िया प्रश्न है मेरे मित्रों। आज मैं एक बहुत बढ़िया गोल्डन एक क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। मात्र एक विद्यार्थी ने आंसर दिया है उसका, मात्र एक विद्यार्थी ने, जिसका आंसर सही था 3। मेरे अर्जुन जी ने तीर छोड़ो, 3 तीसरे नंबर पे है। विशाल जी तीसरे नंबर पे है। हिंदी भाषा कौन से नंबर पे है विश्व में? तीसरे नंबर पे है हिंदी, जो विश्व में सर्वाधिक तीसरे नंबर पे बोली जाती है। आया मजा? ये होता है क्लास लेने का। जब कोई टॉपिक पढ़ते तो हसरता जी तीसरे नंबर पे, राहुल जी देखो अपने देश की भाषा सब कह रहे हैं। एक ने डाला हिंदी दिवस की शुभकामना, कोई फॉरवर्ड कर दिया हिंदी दिवस की शुभकामना है। अरे थोड़ा सा जानकारी तो कर लो, हमारे पेपर में क्या आएगा, 14 सितंबर आएगा, दुनिया कर रही है। लेकिन विश्व में कौन से नंबर पे है, ये भी तो प्रश्न बनता है मेरे मित्रों। तीसरे नंबर पे। अर्जुन जी ने आंसर सही दिया था, सरता जी आपने 3 दिया। तो मेरे मित्रों हिंदी तीसरे नंबर पे है। तो दूसरे पे कौन है? स्पेनिश। दूसरी कौन सी है? स्पेनिश बोली जाती है दूसरे नंबर पे। और सर्वाधिक हिंदी। हिंदी की सहायक भाषा अंग्रेजी है। क्या है? हिंदी की सहायक भाषा भारत में अंग्रेजी है। ठीक है, अब मैं नहीं तो हिंदी के बारे में तो बहुत है। और हिंदी कहाँ लिखी हुई है? अनुच्छेद 343 भाग 17 में लिखी हुई है। ठीक है, और संविधान सभा ने इससे मान्यता 14 सितंबर 1949 को दी थी। 14 सितंबर, ठीक है, दूसरी भाषा में लिख दिया आपको, स्पेनिश है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने अनुच्छेद 343 भाग 17 के तहत राजकीय भाषा अर्थात राष्ट्रीय भाषा का दर्जा, राजकीय भाषा का दर्जा किसको दिया गया? हिंदी को दिया गया। और देवनागरी लिपि का दर्जा दिया गया। ठीक है, और मान्यता कब मिली? 1950 में लागू। हिंदी लागू कब कर दी? 1950 में। मान्यता कब दे दी? 49 में। ठीक है, तो ध्यान रखना। इंग्लिश हाँ सहायक भाषा हिंदी की भारत में सहायक भाषा मानी जाती है। तो ये है हिंदी। तो मैं तो शायद टॉपिक से अलग हट गया। टॉपिक तो मैंने शायद नहीं हटा, क्योंकि भाई भाषा की बात चल रही है तो मैंने थोड़ा इसमें भी बता दिया। ठीक है, इसे आप नोट कर सकते हो। ठीक है मेरे मित्रों, किसी से पूछना दिवस मना रहे हो कौन से नंबर पे है? अंग्रेजी कौन से नंबर पे? अंग्रेजी आपकी चौथे नंबर पे जाती है। अंग्रेजी बहुत है, हर जगह देश में नहीं बोली जाती अंग्रेजी, सर्वाधिक की गिनती की जाती है। ठीक है, और ध्यान रखना अंग्रेजी चौथे नंबर पे आती है। और ये आपके हिंदी हमारे बहुत देशों में बोली जाती है, अनेक देश हैं ऐसे। ठीक है, तो हमारे आगे बात करें, 4 नंबर पर बताया और 3 नंबर पर इंग्लिश को बताया। नहीं, हिंदी तीसरे नंबर पर है। ठीक है,
और मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तीसरे पे है हिंदी, चौथे पे नहीं हो, तीसरे पे होगी, चौथे पे इंग्लिश होगी शायद, और मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, तो ये भाषा हो गई। अब बात करते हैं आगे, तो ये ब्राह्मी। ठीक है, कोई क्लियर होगा, डाउट होगा तो मैं आपको क्लियर और कर दूंगा। ठीक है, अगर ये कौन से नंबर पे है। अब देखिए ब्राह्मी हो गई, ब्राह्मी की विशेषता हो गई। अब बात करते हैं खरोष्टी की। तो टॉप डालें, अब डाल लो खरोष्टी। क्या डाल लो? खरोष्टी। खरोष्टी क्या है? खरोष्टी लिपि है। एक बात क्लियर हो गई। तो दूसरी लिपि की बात कर रहे हैं। अब खरोष्टी की विशेषता मैंने आपको बताया, भारत में जितने अभिलेख हैं, भारत में जितने अभिलेख हैं सब देवनागरी लिपि में पाए जाते हैं, लेकिन अब बात कर रहे हैं हम खरोष्टी की। चलो बात करते हैं। ठीक है, खरोष्टी की बात करते हैं। अब खरोष्टी की विशेषता क्या है? उल्टा कर दो, दायां से बाईं ओर, दाएं से बाईं ओर। क्लियर हो गई? दाएं से बाईं ओर, ये हो गई विशेषता हो गई। अब खरोष्टी लिपि प्राय पाकिस्तान के अभिलेखों में, प्राय का मतलब एक आध दो ने छोड़ के, अशोक के राइट से लेफ्ट, ठीक है, राइट से लेफ्ट होती है, दाएं से बाईं ओर होती है, प्राय पाकिस्तान के अभिलेख। जो अशोक ने पाकिस्तान में जो अभिलेख लिखा हुआ है वह आपको खरोष्टी लिपि में है। अब इस लिपि की विशेषता क्या है? इस लिपि में प्राय अर्थात अधिकतर कौन से संस्कृत वर्णमाला है? संस्कृत वर्णमाला का प्रयोग, संस्कृत वर्णमाला का प्रयोग हुआ है, अर्थात प्राकृत में थोड़ी संस्कृत भाषा डाल दी गई है, तो तत्सला के जितने अभिलेख हैं प्राय संस्कृत में है। ठीक है, गधे के होठ जैसी लिपि, बहुत बढ़िया। और इसे ही इसी को कहते हैं गधे के होठ जैसी लिपि। गधे के होठ जैसी लिपि इसी को आ जाता है। अक्षर है संस्कृत ऊपर नीचे चलते हैं, बिंदी लगा देते हैं, तो ऐसे करके ये आपको इसकी विशेषता याद रखना। एक बात, अब कोई उदाहरण इसका, अब देखिए, अब इसके जैसे केवल आपको दो अभिलेख याद रखने हैं। कौन कौन से? ठीक है, अब आपको दो याद रखें, मानसेहरा शाहबाजगढ़ी, मानसेहरा शाहबाजगढ़ी, शाहबाजगढ़ी, जो पाकिस्तान से मिले हैं। ठीक है, ये कहाँ के हैं? पाकिस्तान के अभिलेख हैं, ध्यान रखना। तो शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा जो पाकिस्तान से मिले हैं, इनके अशोक के अभिलेख हैं, वो कौन सी में है? और वो है आपकी खरोष्टी लिपि। तो आप स्क्रीन फोटो आपको ले लें फटाफट। ठीक है, फटाफट आप लें। अब देखो आगे, अब देखिए नीतू सिंह जी पाकिस्तान, बहुत बढ़िया। और ऐसे फटाफट आंसर देखें। ठीक है, ठीक है, आगे बात करें। ये हो गया आपका खरोष्टी लिपि हो गई। ठीक है, अब तीसरी लिपि आ जाओ। तीसरी कौन सी हो गई? दो। और तीसरी पे आ जाओ आप। तीसरी आपके इसमें कुछ नहीं लिखना है, यूनानी या ग्रीक। ठीक है, और प्राय अफगानिस्तान के अभिलेखों को लिपि, बस इतना लिख लेना, प्राय अफगानिस्तान के अभिलेखों की लिपि। ठीक है, हाँ मित्रों अभी बता दूंगा, शायद कन्फ्यूजन है। ठीक है, अभी मैं आपको पहले नंबर पे कौन सी, दूसरे पे कौन सी है सर्वाधिक बोली जाती है, अभी मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। एक बार लिखें, ये हो गया। अब चौथी लिपि लिखें, अरमाइक लिपि।
चौथी कौन सी लिखें? अरमाइक लिपि। अब अरमाइक लिपि में ध्यान रखना, आपको 3 उदाहरण लिख लो, केवल उदाहरण लिखें इसके। अरमाइक लिपि होती है अलग, आपको जो अफगानिस्तान पाई जाती है प्राय, तो उनके 60 में सड़ा हुआ है। एक अवलेख है तक्षशिला अवलेख, तक्षशिला अवलेख, तक्षशिला अवलेख। और दूसरा कौन सा है? एक है लगमान अवलेख। ये 3 अवलेख इसमें ध्यान रखना, ये सब इसमें है। एक है सर ए कुना अवलेख, ठीक है, ये तीनों किस्में हैं। अब आपको चलो इसमें मैंने आपको बता दी, इसमें साज बताऊंगा। तो तक्षशिला अवलेख, तक्षशिला अवलेख कहाँ से मिला है? पाकिस्तान से मिला है। लगमान आपको काबुल से मिला है, अफगानिस्तान का हो गया, काबुल अफगानिस्तान, ठीक है। और ये कांदार से मिला है। अब ये अरमाइक में भी है, एक विशेषता और है आपकी, जैसे ये है आपका अरमाइक, ठीक है, इसकी ये द्विभाषी अवलेख है। अरमाइक के साथ साथ ये खरोष्टी में भी है, द्विभाषी अवलेख है। कौन सा? अर्थात द्विभाषी का मतलब है, अब मैं आपको बता रहा हूं, कल ये मत कह देना 6वीं क्लास में गलत है। 6वीं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब में चित्र दे रखा है, इसका ध्यान रखना, वहां गलती कर रखी है, खरोष्टी दे रखी है, खरोष्टी नहीं है, ध्यान रखना, ये यूनानी है, यूनानी या ग्रीक है। 6वीं क्लास में ये गलत आया है, खरोष्टी कर रखा है, ये आपको यूनान करना है और दूसरा अरमाइन करना है, सॉरी अरमाइक करना है। तो ये द्विभाषी अवलेख है, आपको ध्यान रखना 6वीं क्लास में। और आप इसका स्कैन ऐसे ले सकते हो, बिल्कुल ऐसे बना लो। द्विभाषी अवलेख किसे कहा जाता है? सरेक कुना अवलेख या कांदर अवलेख को कहा जाता है, जो यूनानी और अरमाइक में लिखा हुआ है आपको ये। तो ये आपके अवलेख हुए। अब देखिए आगे एक बात, तो हम बात कर रहे थे यहां से, हाँ सही कह रहे थे आप, मुझे भी कंफ्यूजन हो गया। जो आपको यहां मैं लिखाई थी सही कर लेना, सही कह रहे थे आप, चौथे नंबर पे भारत हिंदी, मैं भी कंफ्यूजन हो गया, वो कभी कभी हो जाते हैं। देखो प्रथम स्थान पे है मंडारिन है ये, ठीक है, दूसरा स्पेनिश है, उतर जाता दिमाग, तीसरा स्थान अंग्रेजी है, और चौथा स्थान हिंदी है, ठीक है, और चौथा स्थान हिंदी है, ठीक है, ये सही है, क्रम सही है आपका, सही है। तो ये आपको ध्यान रखना। तो हमने क्या क्या पढ़ा, अब देखिए, तो हम क्या पढ़ रहे थे, दोबारा रिवाइज करना, हम क्या पढ़ रहे थे। देखो यहां चल रहे थे हम, यहां अशोक के अवलेख भाषा 3 हो गई, लिपि आपकी 4 लिपि हो गई। अब प्रकार आपके चलेंगे, और प्रकार चलेंगे आपके कल, ठीक है। तो आपके जो कल चलने वाले हैं, कल बात करूंगा प्रकारों पर। तो आज हमने क्या पढ़ा, दोबारा सुनिए ध्यान से, देखिए यही चल रहा था, दोबारा सुने जो विद्यार्थी रह गए थे, क्वेश्चन समझाने वाला हूं। अशोक के अवलेख, ठीक है, तो अशोक अर्थात अवलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी। साथ आप यहां से स्किन लेते जाना जो रह गए, तो अशोक के अवलेख या अवलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। भारत का पहला शासक जिसने सबसे पहले अवलेख जारी करवाए, आपको अशोक करना है। और अवलेखों की प्रथा कहाँ से हासिल करी जाने? ईरान के राजा डेरियस प्रथम से। भारत में अवलेखों का संस्थापक किसे कहते हैं? अशोक को कहते हैं। देखो ये छोटा सा प्रश्न लग रहा है, मैं धीमे क्यों चलाऊं, क्वेश्चन गलत ना हो जाए बच्चों का, एक बात। दूसरा देखिए, फिर हमने बताया यहां से आप स्क्रीनशॉट आपको यहां ले लेना, ठीक है।
ये 3 मैंने क्वेश्चन बताए यहां से। अशोक के अभिलेख की भाषा 3 है, प्राकृत, यूनानी, अरमाइक, ठीक है, और लिपि आपको बाद में कराएंगे। भाषा ही हो गई, अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या हो गई, तीनों भाषाएं प्राकृत, यूनानी और अरमाइक। अशोक के अभिलेखों की मुख्य भाषा क्या हो गई, प्राकृत हो गई। अशोक के प्रशासन की राजधानी क्या हो गई, प्राकृत भाषा हो गई। और लिपि कितनी हो गई, 4 हो गई। ये आपके यहाँ लिपि दे रखी है, यहाँ इसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ ले लेना, ठीक है। ब्राह्मी हो गई, ऐसे आपका स्क्रीनशॉट लेना, बाएं से दाईं ओर सबसे सर्वश्रेष्ठ लिपि है, महत्वपूर्ण लिपि है मेरे मित्रों, ऐसे आप लिखते जाना, एक भी गलती ना होना चाहिए। ये खरोष्टी लिपि मैंने बताई थी आपको, तो खरोष्टी लिपि में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आते हैं मानसेरा शाहबाजगढ़ी वाले प्रश्न आते हैं। मानसेरा शाहबाजगढ़ी कौन सी लिपि में है, खरोष्टी लिपि में है। गुरु याद, यही याद हो गए, बहुत बढ़िया राहुल जी। बस ऐसे आपको याद करना, लिपि में से आपको ये सामान्य जीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इसमें से सीधा प्रश्न पूछ जाता है। और आपको यूनानी की भाषा अरमाइक के बारे में पूछे तो आपको ये ध्यान रखना, अरमाइक में ये क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं, सर हे कोना अभिलेख, द्वैभाषी अभिलेख किसे कहते हैं, बहुत पूछा जाता है मेरे मित्रों। और यहाँ 6वीं क्लास में थोड़ा गलती दे रखी है, गलत मत कर देना, तुम यहाँ खरोष्टी उतार लो, ठीक है। 6वीं क्लास 12वीं क्लास में सही दे रखा है, 11वीं में सही दे रखा है, और आपकी बीएड क्लासों में सही दे रखा है, बीए की किताबों में सही दे रखा है, 6वीं क्लास में पता नहीं कैसे गलत टाइप हो गया, ठीक है। नीतू जी, अब कोई एक विद्यार्थी क्वेश्चन पूछ रहा था 261 या 262, क्या था वो बताइए मुझे। और मैंने आपको क्लियर भी कर दिया, ये भी क्लियर कर लेना, ठीक है, हमसे ही मिसप्रिंट हो गई थी। तो विश्व में सर्वाधिक मंडारिन बोली जाती है, दूसरे नंबर की स्पेनिश बोली जाती है, तीसरी अंग्रेजी, चौथी हिंदी बोली जाती है। तो मेरे मित्रों आज यही, और कल हम पढ़ेंगे गुहालेख, स्तंभलेख और शिलालेख, ठीक है मेरे मित्रों। 3 बजे फिर मिलते हैं आपको एक नया टॉपिक लेकर के।